हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं दैनिक जागरण का डेली का विवरण। तो आइए, आज तारीख है 22 फरवरी और जानते हैं आज 22 फरवरी को न्यूज़पेपर में क्या क्या अहम है जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले कुछ राजनीतिक बातें जिनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। बात हम करेंगे सीधे इस टॉपिक से, उच्च शिक्षा में सीटों की संख्या जो समस्या होती है उसकी समस्या को ख़त्म किया जाएगा, पीएम मोदी ने कहा है। तो अब जैसे आपको पता ही है कि इस बजट में भी बोला गया था कि एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मतलब जैसे हमारे डिजिटल कोर्स होते हैं, इस तरीके से एक यूनिवर्सिटी होगी जो कि वैलिड कोर्सेज प्रोवाइड करेगी लोगों को, और उसमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए मतलब बहुत सारी सीट होंगी। कोई भी मतलब सीटों की संख्या का उसमें ये नहीं होगा कि इतनी सीटें हैं, जितने लोग चाहते हैं उतने लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को और सक्षम बनाने के लिए, उनका भविष्य और उसके साथ साथ देश का भी भविष्य मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट का स्टेप है। तो बस यही याद रखना है कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या है और इसके तहत जो भी सीट्स होंगी उनका कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा। बाकी और खबर, वही राजनीतिक खबर है, लालू प्रसाद को चारा घोटाले में 5वीं बार सज़ा मिली है और उस सज़ा में उनको 5 साल की कैद बोली गई है। इसके बाद 12 से 18 साल वाले जो बच्चों का टीका लगना था कोविड का, उसका दूसरा सेकेंड डोज अभी लगेगा, सेकेंड डोज आ जाएगा उनको और सेकेंड डोज मिलेगा। इसका देखिए यहाँ पर ये न्यूज है, पेगासस प्रकरण में एक्सपर्ट पैनल ने अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। तो अभी आपको इसमें क्या है कि एक पेगासस जो था वो एक सॉफ्टवेयर था, हम बोल सकते हैं एक मॉलवेयर था जो कि स्पाइंग करता था अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं। एक्चुअली ये इजराइल का बना हुआ है। मैंने इसके बारे में जो हमारा और इनिशिएटिव है 5 के 5 उसमें पूरा बता रखा है। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरा स्कोर और अच्छे से देख सकते हैं। अभी थोड़ा लिए कि आपको एक लेमन तरीके से समझ में आ जाए, वो ये है कि पेगासस एक मालवेयर था जो कि स्पाईवेयर मालवेयर जो कि मतलब इजराइल के द्वारा बनाया गया था। पहले ही अच्छे काम के लिए हो रहा था, बट स्लोली क्या हुआ कि इसका दुरुपयोग होने लगा। तो उसका दुरुपयोग इंडिया में भी हुआ। इंडिया के जो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो में थे उनके मोबाइल में ये डाला गया और उनका मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे कि अगर वो आपके मोबाइल में एक बार पहुंच गया तो उसका सारा का सारा जो मतलब मॉनिटरिंग है और जो एडमिन पावर है वो रिमोट बैठे इंसान को पहुंच जाती थी। फिर वो आपसे फिरौती मांगेंगे, होता नहीं है, फिरौती मांगेंगे आपको या कुछ इस तरीके से। तो ये इसी चीज़ को मतलब टैकल करने के लिए एक पेगासस की जो पैनल बनाई गई थी उसने अभी रिपोर्ट अपनी सौंपी कि क्या कैसे ये पूरा प्रकरण हुआ था। बाकी आगे बढ़ लेते हैं। एक गैर सरकारी संस्थान है स्काईमेट वेदर, तो उसने एक अपना मानसून का क्या कहते हैं एक रिपोर्ट जारी की है और उसने बोला कि चिंता न करें, इस बार भी सामान्य रहेगा मानसून। और आपको पता ही है इस बार मानसून बहुत अच्छा था और हमारी पैदावार शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट खबर पे पढ़ते हैं, इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग रोकने को तत्काल कदम उठाए सरकार। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एज वेल एज उत्तर प्रदेश सरकार को बोला गया है कि इंटरनेट मीडिया का जो दुरुपयोग करते हैं प्लेटफॉर्म्स का, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, उनका दुरुपयोग ना हो पाए तो केंद्र कुछ अच्छा कदम उठाए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है जुडिशरी और एक होता है हमारा जो कि हमारे पॉलिटिकल पावर में जो होते हैं। ठीक है, तो जुडिशरी का काम होता है कि वो आपको एडवाइस दे सकती है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है कि आप मतलब ऐसे ऐसा काम कीजिए। रूल्स बनाने का काम जो है वो केंद्र सरकार का होता है। तो अभी आप समझ गए ना केंद्र सरकार और जुडिशरी में क्या अंतर है। जुडिशरी चेक करती है कि आपने जो नियम बनाए वो सही है कि गलत है और आपको असिस्ट करेगी, बट वो कोई रूल्स नहीं बनाएगी। रूल्स केंद्र सरकार को खुद बनाना होता है। वही होता है ना कि जनमानस का, तभी लोकतंत्र तभी है कि लोगों को पूरा मौका मिलता है अपने रूल बनाने का, क्योंकि लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को चुनते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट फिर कोई एक्ट बनाती है, कोई नियम बनाती है और उस नियम में अगर कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ हनन होता है उस चीज़ में, तब फिर सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे न्याय प्रणाली है उसको उस केस को टेक ओवर करती है और उस पर निर्णय लेती है। बट नियम बनाने का काम जो हमारा पार्लियामेंट का, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट खबर है, एम्स में RFA मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के तहत एक गर्भस्थ शिशु को, मतलब बच्चा पेट में ही था माता के और वहाँ पर उसको सर्जरी की गई। तो ये दुनिया की पहली सर्जरी है जो गर्भस्थ शिशु में की गई है और सफल सर्जरी हुई है। तो वही है कि ये जो हमारा एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देश में पहली बार रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के तरीके से तकनीक से इसका इस्तेमाल किया और गर्भस्थ बच्चे को जो फेफड़े में उसके ट्यूमर था ऐसा बताया जा रहा है तो उसको ठीक किया। तो एक अच्छी जो उपलब्धि है वो हमारे डॉक्टर्स के लिए हमारे देश के साथ जुड़ गई है। बाकी कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि
रोज़मर्रा की खबरें हैं। मेट्रो में 70% गेट खोल दिए गए हैं, तो अभी आना जाना और ईजी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है सुरक्षा बलों के लिए स्मार्ट वर्दी बनाने की मदद करेगा ये वाला आईआईटी। तो आईआईटी दिल्ली ने कानपुर में स्थित एक ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड करके मतलब एक क्या कहते हैं कंपनी है, उसके साथ ये स्मार्ट सुरक्षात्मक परिधान विकसित करने की डील की है। इसमें क्या होगा कि जो मतलब कपड़े होंगे वो जैसे होता है ना कि जो हमारे वीर सैनिक होते हैं वो ग्लेशियर में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, जहाँ पे सांस लेना और अपने शरीर के जो चीज़ें होती हैं उनको कोप अप कर पाना थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल होता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए बैलिस्टिक हथियारों के लिए ऐसे परिधान की डिटेक्ट कर पाएँ चीज़ों को, ऐसे परिधान बनाने की बात कर रही है कि बहुत सारे सेंसर्स फिट होंगे उनके उस यूनिफॉर्म में। तो करार हुआ है, आगे देखते हैं कब तक ये बनके और हमारे जो वीर सैनिक उनको मिलता है। बाकी यही है कि तैयार होगा सुपरटेक के टावरों का 3D ब्लास्ट डिज़ाइन। आपको पता ही है कि नोएडा स्थित जो ट्विन सुपरटेक टावर हैं 2 टेक्नोलॉजिकल, तो अभी अब वहाँ पे आपको पता ही है कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा था, तो उसके तहत उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि एयरपोर्ट का जो एक नियमावली होती है उसको वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शंस कर रहे थे, तो उनको अभी गिराया जाएगा। तो उनको गिराने का पूरा 3D ब्लास्ट डिज़ाइन बनाया जा रहा है कि कैसे वो गिराया जाएगा। अभी गिराया नहीं गया, बट आई होप कि कुछ दिनों में वो गिरा दिया जाए। 20 मई तक बोला जा रहा है कि 22 मई तक की गिरा दिया जाएगा। तो यही थोड़ा सा था कि सुपरटेक जो ट्विन टावर थे हमारे नोएडा के, उसके बारे में। बाकी फिर वही कुछ नॉर्मल ऐसी खबरें हैं जो कि रोज़ आती रहती हैं। फिर यहाँ पर एक यही है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो फ्रांस की यात्रा में गए हैं और उन्होंने बोला कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाएंगे फ्रांस और भारत। तो आपको पता ही कि जब भी कोई हमारा राष्ट्रदूत या राष्ट्रीय नेता या कोई राष्ट्रीय दल किसी दूसरे देश में जाता है तो इस तरीके के सहयोग बढ़ाने की बातें होती हैं। बहुत सारे मेमोरेंडम जो अंडरटेकिंग्स होती हैं उनमें साइन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक खबर है कि बच्चों के लिए पुनर्वास नीति संबंधी सुझाव लागू करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं उनकी सड़कों पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब उससे घूमते रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते पीते हैं। तो उनके आप पुनर्वास की नीति कोई बनाइए। उन बच्चों को मतलब वो बच्चे क्यों इस तरीके से हैं उनके लिए एक स्पेशल आप वो कीजिए। कुछ पैसा भी लोग मतलब अपनी भारत सरकार जो उसने प्रोवाइड किया, तो उन बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि मतलब जो डेटा है वो 17,900 कुछ बच्चों का है, बट अगर देखा जाए तो वो 15 से 20 लाख तक की संख्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि उन बच्चों के भविष्य के लिए, उन बच्चों के पुनर्निवास के लिए आप कुछ उचित कोई लागू मतलब सुझाव या नीति बनाएं और उसको लागू करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत अपराध सिद्ध करने को घूस का प्रमाण पत्र जरूरी। देखिए अभी क्या होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट अधिकारी है और आप उस अधिकारी पर घूस लेने का अपराध लगा रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, तो आपको घूस लेते समय का कुछ ना कुछ प्रमाण पत्र जरूर देना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपको बर्बली आपके बोलने से पहले क्या होता था कि बर्बली बोलने से ही उस पर एक जांच कमेटी बैठा दी जाती थी और उसको गिल्टी मान लिया जाता था। बट अब बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो आप उसका प्रमाण देंगे तभी कानून के तहत वो भ्रष्टाचार मतलब उस पर लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये खबर थी। इसके बाद इधर है कि 13,020 करोड़ की सीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी। सीमा प्रबंधन आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा बॉर्डर रिकंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे, वो देश के हों या स्टेट के बीच के हों। तो यहाँ पर जो केंद्र कर रही है तो मतलब देश की ही करेगी। यहाँ पे क्या करेगी कि बहुत सारे ऐसे तरीके से होगा कि मोदी सरकार या किसी भी सरकार का विजन रहता है कि हम अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको बहुत अच्छे से बनाएं। अभी क्योंकि ये सारी बॉर्डर चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, गृह मंत्री के अंडर में। तो उन्होंने बोला गया है कि हम क्या क्या करेंगे। बाढ़, जो सीमा पर बाढ़ मतलब होता है कि फेंसिंग टाइप लगाने का, फिर फ्लड लाइट्स लगाने का, तकनीकी संसाधन की मतलब जैसे होता है ना सेंसस वगैरह की, कोई अगर आता है तो हमें अलार्म सुनाई दे, इस तरीके की चौकियों का निर्माण किया जाएगा जो कि मतलब भारत में ना ऐसे लोग ना आ पाएँ और ना ही इस तरीके से कोई सीमा रेखा का उल्लंघन कर सके। तो इस वजह से था, मुझे बस ये बताना था कि सीमा प्रबंधन योजना क्या क्या कैसे कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद अभी आपको पता है कि कोरोना के चक्कर में लोगों का या बच्चों के जो पेरेंट्स उनका यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से मांग भी की है कि ऑफलाइन ना कराई जाए 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। और इसमें सारे जैसे CBSE और ICSE जितने भी बोर्ड्स हैं सारे राज्यों के देश के शामिल हुए थे। बोले कि मतलब अगर ना ही कराया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी खतरा बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई अभी तक नहीं दिया है, देखते हैं क्या इसमें बोलते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अभी ऐसे डर के तो हम घर में नहीं बैठने चाहिए, और हमारे बच्चे तो बहुत बहादुर होते हैं, वो किसी भी तरीके की
क्या कहते हैं समस्या को बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे। चलिए, बाकी यहाँ पे आपको पता ही कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी जो कि शिपयार्ड का मरम्मत और उनको बनाती थी, उनका बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो उनके सीबीआई ने अब उनके पूर्व सीएमडी से बातचीत की है। तो ये चलते रहेंगे, न्यूज़ में आते रहेंगे उनके बारे में। फाइनली जब कोई रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे। बस याद रखना है कि सीपीएजी जो ये थी वो कहाँ थी और किस तरीके से इस मतलब कितने का घोटाला हुआ था, बस इतना याद रखना है। इसके बाद 15 मार्च से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो नियमित रूप से हो सकती हैं, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर केंद्र और राज्यों को नोटिस। देखिए, आपको पता ही है कि हमारे संविधान में 51A में कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मतलब कर्तव्य की जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का जो नागरिक है, उसके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो उसको ही हैज़ टू डू, उसको वो करने चाहिए और अपनाने चाहिए और अपनाने ही पड़ेंगे। जैसे अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना, देश के प्रति इंटीग्रिटी रखना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको बोला जा रहा है। वो 51A याद रखना है, 51A में निर्धारित किए गए हैं। और ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिए गए हैं हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मतलब ये न्यूज़ क्यों आ रही है? तो न्यूज़ यही आ रही है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान 51A में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की है कि लोग क्या होते हैं कि चीज़ों को नहीं ध्यान देते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। क्योंकि कोई ऐसा केस आज तक नहीं आया कि किसी उसका हनन हुआ हो किसी मौलिक कर्तव्य का और फिर वो केस आया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसी याचिकाएं मतलब जो संस्थानों को एकता प्रोवाइड करती है, उनको कर्तव्यों को अहम बनाने के लिए आगे बढ़ाती है जन समाज को, उन पर ध्यान देना चाहिए। और प्रत्येक नागरिक को सीखना चाहिए कि देश की जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान कैसे किया जाता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ पे कानून के अधिकारी सहित लोगों को मतलब द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकारों कर्तव्यों का उल्लंघन है वो किया जाता है। तो ये एक खबर थी। मौलिक जो हमारे क्या कहते हैं कर्तव्य होते हैं वो 51A में आते हैं, ये बस हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और कुछ खबरों की। पता ही आपको कि ये भी चुनाव चल ही रहा है, तो हज़ार तरीके की बातें हैं। ये 2 पेज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं पढ़ने में, तो बहुत कुछ समझ में आता है कि क्या है। बट वही है कि चुनाव जब तक है तब तक ये बातें हैं। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर हिजाब का प्रकरण। फिर से आपको पता ही है, लोग बोल रहे हैं कि हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। तो अपने अपने लोगों को विचार। बाकी यहाँ पे बोला गया है एक ये जो खबर है, स्कूल ड्रेस से बच्चों को एक होने का मिलता है संस्कार। तो वही होता है कि अगर किसी एक स्कूल में कोई यूनिफॉर्म होती है वो इक्वालिटी को प्रदर्शित करती है। वहाँ पे फिर छोटा नीचा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक ही होता है कि उस बच्चे उस स्कूल के स्टूडेंट हैं, बस। तो वही एक ड्रेस कोड जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं हमें एक क्वालिटी हमारे अंदर इनकलकेट करता है, उत्पन्न करता है, या संस्कार हमें मिलते हैं कि कैसे हम इक्वालिटी को और आगे क्योंकि वहाँ पे सारे एक बंदे होते हैं। और ड्रेस कोड होना मेरे हिसाब से शिक्षण संस्थानों में बहुत आवश्यक है। बाकी वही है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर सियासत गरमाई, और ये फिर कुछ राजनीतिक खबरें हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, एक शोध आया है कि नई लहर नहीं लाएगा ओमिक्रॉन का BA.2 सब वेरिएंट, विशेषज्ञ ने कहा है। तो अच्छी बात है। बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो सोना 49,827 मतलब 212 रुपये नीचे हो गया है। चांदी 63,000 की हुई है और डॉलर हमारा 74.55 पैसे का हो गया है। यहाँ पर एक खबर और है कि लोन देने में ग्राहक हितैषी बने बैंक, वित्त मंत्री ने कहा है। आपको पता ही है कि कोरोना के चक्कर में हमारा जो कहीं ना कहीं फिनेंशियल सिस्टम था वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि जो उद्यमी हैं, जो लोग हैं जिनको लोन चाहिए होता है अपने नए नए बिजनेसेस को ओपन करने के लिए, तो जो बैंक हैं वो ग्राहक हितैषी बने, उनको पूरा एक्सप्लेन वे में बताएं कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और मतलब कितने एक होता है ना कि किसी इंसान के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और ख़ुद बढ़ के आगे आएँ, ग्राहकों के लिए वो बहुत अच्छे हित के काम करें, ग्राहकों के लिए उनको अपनी सारी सेवाएं प्रोवाइड कराएं। तो वित्त मंत्री ने कहा है, एक गुजारिश की है। बाकी इधर पे एक है अंडर सी, मतलब अंडर सी आपको पता ही, सी मतलब समुद्र, उसके नीचे केबल कंसोर्टियम में शामिल हुए एयरटेल। तो अभी आपको पता ही है कि पूरा जो विश्व है वो नेटवर्किंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहती हैं। अभी आपने पता ही होगा कि हाल में ही जियो ने जो एक अपना जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट से जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन होता है उसके साथ हाथ मिलाया है। तो इस तरीके से मिलाते रहते हैं लोग अपने अपने, जिस तरीके की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ना वो अपना एक्सप्लोरेशन करती रहती हैं। तो अभी जो अंडर सी केबल बिछाया जा रहा है एक देश से दूसरे देश को नेटवर्किंग क्षमताओं को जोड़ने के लिए, उसमें जो हमारा एयरटेल है वो भी शामिल हो गया है।
और कंपनी ने कहा है कि वह इस कंसोर्टियम के प्रमुख निवेशक के तौर पर हिस्सा ले रही है और केबल प्रणाली है, मतलब केबल के थ्रू जो इंटरनेट डेटा होगा। देखिए, आपको पता ही ना, डेटा एक तो हमारा जो इंटरनेट चलता है वो डेटा के थ्रू चलता है, डेटा आई मीन केबल के थ्रू चलता है, फिजिकल केबल के थ्रू, और दूसरा है हमारा सैटेलाइट के थ्रू। तो उन दोनों में सैटेलाइट के थ्रू तो उसने कर ही लिया है, अब वो केबल के थ्रू भी इंटरनेट को उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसमें अपने आप को शामिल कर रही है। इसके बाद जियो के समुद्री केबल से भारत सिंगापुर से जुड़े गए मालदीव, जियो का भी होगा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो है वो अगली पीढ़ी का मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम मालदीव के सीधे भारत और सिंगापुर को जोड़ने के लिए बना रहा है। तो ये सीधे खबरें हैं कि जियो भी जो अपने पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी से थोड़ा और जो अच्छे अच्छे मालदीव और सिंगापुर हैं, इनसे अपने आप को थ्रू केबल जुड़ रहा है। तो ये खबरें हैं। बाकी और डेरा प्रमुख अपराधी नहीं, फसलों पर अधिकार, ये चीज़ें वही गांधी, ये यहाँ पर है कि गांधीवादी शकुंतला चौधरी जी का निधन हुआ है। उनकी विचारधारा गांधीवादी थी, मतलब एक सत्य और अहिंसा पे चलने वाली। 102 वर्ष की थी और उनका देहांत हो गया है। इन्हें क्या कहते हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हालांकि एग्जाम से पूछ भी सकते हैं, बट इतना शायद ही पूछें। बाकी जो विचार पेज है उसमें आया है यूक्रेन संकट का हल। तो बोला जा रहा है कि एक अच्छी खबर है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कूटनीतिक जरिए से यूक्रेन के संकट का हल निकले, और वो ऐसा चाहते हैं कि हम रूस से बातचीत करें, और शर्तें थोपने का कोई मतलब नहीं है, आके सामने आके बातचीत करें। क्योंकि अगर आप विश्व की बड़ी ताकत है तो आपका सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे जब किसी में दो स्टेट्स में मतभेद हो रहा है तो आप आगे आएँ, उन दोनों स्टेट्स को समझाएं। फिर वही है कि रोका नहीं जा सकता श्रमिकों का पलायन। तो वही है कि श्रमिकों का क्या होता है आजकल, तो आपको पता ही जनसंख्या की बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा जो रोजगार है वो भी सीमित हो गया है। तो आप कैसे पलायन रोक पाओगे श्रमिकों का, वो यहाँ से वहाँ तो जाएंगे ही, उसकी वैसी बारे में वो बताया गया है। और प्रभावी बने बैंकिंग प्रबंधन, आपको पता ही है कि कोरोना चक्कर में किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि बैंकों में घोटाले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे कि है तो हमारा एक आम नागरिक का ही ना पैसा, क्योंकि बैंकों को अगर होता ना कि फिजिकल थोड़ा सा असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट, तो वो भी जो टैक्सेस के पैसा है उसी के थ्रू देती है। तो बोला गया कि बैंकिंग का जो सिस्टम है चलाने का वो और प्रभावी हो, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने इतने बड़े जब क्या कहते हैं घोटाले होते हैं, उससे पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है ना उस पर ट्रस्ट हुआ जाता है, और लोगों का जो विश्वास होता है उस प्रणाली से वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है, और उनको लगता है कि अब क्या ही करें। तो लोग पैसे डिपॉजिट नहीं करते, और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसके बाद है कि जो ज़बरदस्ती मतांतरण करते हैं उन पर केंद्र सरकार बहुत सख्त कानून बनाए। और हालांकि कानून एक ऐसा है कि अगर आप किसी को जबरन करवा रहे हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, बट अभी तक इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ में कोई इस तरीके का सख्त कानून नहीं है। तो बोला गया है कि किस तरीके से जबरन मतांतरण के कारण हमारे देश का जो मतलब जन समुदाय है वो प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए कड़ा क्या कहते हैं सख्त कानून बनाया जाए। अगली खबर है कि हाथियों की सुरक्षा का सवाल है। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में कुमाऊं एरिया में जो वो एरिया है वहाँ पे आसपास बहुत सारे जंगल हैं, तो उस जंगलों से हाथी निकलते रहते हैं। वो क्या कहते हैं वहाँ से रोड भी है, तो जब हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो वो हाथी उससे टकरा जाते हैं। हालांकि गाड़ी को भी नुकसान होता है और हमारे हाथियों को भी नुकसान होता है। गाड़ी तो क्या होती है, एक हार्डवेयर है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी, बट जो हाथी होते हैं वो ऐसे चोटिल हो जाते हैं, या तो उनकी वहीं डेथ हो जाती है या कुछ समय बाद वो मर जाते हैं। तो बोला गया कि ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, जंगल के अंदर विकास लाने की जो क्षमताएँ हैं वो हमें उस हिसाब से करनी चाहिए कि हमारे जो जीव हैं उनको फ़ायदा हो, ना कि आम वो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यारण्य होते हैं जिनके अंदर से क्या कहते हैं रोड गई हुई होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग बड़ी स्पीड से निकलते हैं, तो उससे बहुत सारे प्रकार के जानवरों को हानि, जान माल का नुकसान होता है। तो उसमें बोला गया है कि इस तरीके से हमें उठाने चाहिए कदम, ताकि जो हमारे जो जैव समस्या है, आवश्यक है जो जंगलों का विकास, उसके तहत हमें ये भी जानना है कि हमारे जो मतलब जैसे कि जीव हैं वो भी उनका भी हम सम्मान करें, उनको भी क्षति न पहुँचाएँ। बाकी यहाँ पे एक शोध बताया गया है कि गेंदा होता है ना अपना जो फूल होता है, कि प्रयोग हो चुके फूलों से बनाया हर्बल कीटनाशक स्प्रे। तो एक शोध है, बनाया है 2 प्रोफेसर ने मिलके। ये सब्जी और फूलों के लिए जो कीटनाशक स्प्रे करते हैं ना उनका बनाने काम आएगा, बहुत अच्छा स्टेप है। इसके बाद पाक के FATF की निगरानी सूची में बने रहने की पूरे आसार। तो यहाँ पे अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ। यही होता कि एक मतलब ऐसी संस्था है
चलिए पहले मैं इस टॉपिक को समझ बता देता हूँ आपको कि न्यूज़ में यही है कि पहले मैं एफ के बारे में बताता हूँ। एफ क्या है? एक ऐसी संस्था है जो कि ये देखती है कि इस मतलब जो सरकार है, जो देश है, वो कहीं अपना पैसा टेररिज्म फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा है, मतलब आतंकवादी गतिविधियों में तो नहीं लगा रहा है। तो उस चीज़ की देखरेख करने के लिए एक एफ मतलब फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई। समझ में आ गया आपको? अभी क्या होता है कि जो एफ का फॉर्मेशन हुआ था वो 1989 1989 में हुआ था इसका उस टाइम पे, क्योंकि उस समय मनी लॉन्ड्रिंग बहुत चल रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है एक देश का पैसा हवाला जैसे बोलते हैं, एक देश का नंबर 2 का पैसा कहीं से घूम फिर के नंबर 1 पे आ जाए, ठीक है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको देखरेख करने के लिए 1989 में बनाया गया एफ। लेकिन फिर बाद में जैसे बहुत सारे प्रकरण हुए तो 2001 में इसको और बढ़ा दिया गया, इसको और एक्सपेंड कर दिया गया और इसमें इंक्लूड किया गया टेररिज्म या टेररिज्म फिनेंसिंग। मतलब है कि उन देशों, पहले जब मनी लॉन्ड्रिंग होती थी तो देशों पे नज़र रखी जाती थी किस देश से मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होती है, तो उनको लिस्टेड नाम दिया जाता था। फिर टेररिज्म फिनेंस भी इसके साथ जोड़ दिया गया कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनको लोग कितना पैसे देते हैं नहीं देते हैं, या उस राष्ट्र का पैसा वहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस अभी समझ में आ गया कि किस तरीके की चीज़ें देखते हैं। इसके बाद इन्होंने इसमें 2 तरीके की लिस्ट बनाई, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि आपको कितना पैसा दिया जा रहा है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो निगरानी सूची में रखने के लिए होती है वो उसको बोलते हैं ग्रे लिस्ट, कि आप पे निगरानी रखी जाएगी, आपका पैसे का देखा जाएगा कि आप ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी गतिविधियों में आप पैसा लगा रहे हो। और अगर ब्लैक लिस्ट में आपको रख दिया गया है, इसका मतलब है कि ये पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि आप टेररिज्म फिनेंसिंग करते हैं, आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको एफ ब्लैक लिस्ट में डाल देती है तो आपको पूरे विश्व से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ेंगे, आपका जो व्यापार होगा वो बहुत ज़्यादा कर्व कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, आप पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। समझ गए आप? तो विश्व पटल के लिए एफ बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है और उस पर बहुत अच्छा पोजीशन होने की बात होती है। और जब भी ग्रे लिस्ट आती है हम भारतीय थोड़ा सा खुश हो जाते हैं पाकिस्तान को लेके, क्योंकि वहाँ पर फिनेंसिंग होती है। और एक बार अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी और चरमरा जाएगी, ख़त्म ही हो जाएंगे फिर तो। इसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु समझौते तक पहुंचने को पाबंदी हटाए अमेरिका ईरान और अमेरिका में। एक्चुअली ईरान क्या है कि एक ऐसा कंट्री है जो कि न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश करता है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की कोशिश करता है, लाइक जो हमारा नॉर्थ कोरिया है। तो अमेरिका कभी कभी दोस्ती करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब थे तब ईरान से अच्छे संबंध बना लिए थे। और जो पाबंदियाँ मतलब होता है कि अपने जो जैसे अमेरिका के कुछ यार दोस्त हैं या जिनसे वो ट्रेड करता है तो उनसे कह देता है कि आपको ईरान में ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप ट्रेड नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, अगर आप वहाँ से करेंगे तो हम आपसे नहीं करेंगे। तो लोग डर जाते हैं कि अरे यार इतने बड़े देश से कौन पंगा लेगा, तो ईरान को लोग छोड़ देते हैं, तो ईरान अकेला पड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि अगर हमारे परमाणु समझौते तक आपको आना है कि हम परमाणु इस तरीके के जो एक्सप्लोजन्स हैं या उनका बमों का निर्माण ना करें, तो आप हमारे जो पाबंदी लगा रखी है हम पे वो आप हटाइए। आई होप आपको ईरान अमेरिका का इशू समझ में आ गया होगा। बाकी वही युद्ध रोकने के लिए बाइडन कहीं भी पुतिन से मिलने को तैयार हैं, ये बोल रहे हैं, तो शायद ये डिप्लोमेटिक बात ही है। चलिए बाकी एक यहाँ इधर पर खबर है कि इंटरनेट मीडिया पर अंकुश के लिए पाक में काला कानून। तो पाकिस्तान में क्या कानून बनाया गया है, तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से पढ़ लीजिए। उन्होंने बोला है कि अगर पाक इंटरनेट मीडिया में किसी भी व्यक्ति को आप अपमान करते हैं और उसने अगर शिकायत कर दी तो आपको 5 साल की जेल होगी, और वो भी गैर जमानती, मतलब नॉन अवेलेबल वारंट पे, कि आपको बेल भी नहीं मिलेगी 5 साल तक। तो इस तरीके का काला कानून बनाया गया है, काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये खबर आई है कि क्रेडिट स्विफ्ट लीक्स से पाक में मची खलबली, पूर्व खुफिया प्रमुख अख्तार खान का भी नाम शामिल है। आपने सुना होगा बहुत पहले विकी लीक्स आया था, तो विकी लीक्स और ये अभी क्रेडिट स्विस लीक, ये ऐसे होते हैं कि जो हमारा पैसे का लेन देन होता है ना, लोग लुके छुपी कहते हैं ना कि स्विस बैंक में बहुत सारे लोगों का खाता है, तो वहाँ की बैंक कभी उजागर नहीं करती नाम कि हमारे, क्योंकि वो बैंक क्यों करेगी, उन बैंकों को तो पैसा मिल रहा है, वो क्यों अपने जो उनके ग्राहक हैं उनका नाम उजागर करेगी, और वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा भी रहता है लोगों का। तो इस वजह से यही है कि स्विस बैंक में कुछ लीक हुआ है उनका क्रेडिट डेटा, तो उसमें बोला गया कि बहुत सारे लोग, लगभग 600 खातों का जिक्र हुआ है जिसमें 1400 लोगों के नाम आए हैं, और उसमें पाकिस्तान के जो पूर्व जनरल थे अख्तार खान, उनका भी नाम आया है, और उसमें बहुत सारा पैसा, और भी बहुत सारे लोगों का नाम आया है। तो एक वही स्विस लीक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना मुझे समझा। फिर स्पोर्ट्स की ये बातें हैं
एक ये यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है कि 16 साल के प्रज्ञानंद जो अपने भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को हराया है। सोचिए शतरंज में एक 16 साल के युवा ने, बिल्कुल बच्चे ने, और कार्लसन जैसे बहुत महान खिलाड़ी को हराया है। तो एक अच्छी उपलब्धि है। और ये अभी जो विश्व क्या कहते हैं चेस चैंपियनशिप चल रही है उसके तहत ये हुआ था। काफ़ी लोग उनको बधाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रज्ञानंद क्या है, तो आप याद रखिएगा कि प्रज्ञानंद के चेस खिलाड़ी हैं, भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर हैं। बाकी फिर ये कुछ आप आध्यात्मिक से जुड़ी हुई खबरें हैं। अगर आप आध्यात्मिक बातों का विचार या कुछ जानते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ और वहाँ पे इसकी PDF डाल देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी बात करते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो सार्वजनिक की गई दुनिया को पहली क्लोन भेड़ डाली की जानकारी। तो पहली क्लोन भेड़ थी वो डाली, याद रखना डाली करके थी। 1997 में आज के दिन एक स्तनधारी जीव को पहली बार बनाया गया था, ठीक है। और इसको 22 फरवरी आज के दिन ही सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दे दी गई थी कि ये वो भेड़ है। इसके बाद लंदन में चलाई गई दुनिया की पहली मीटर वाली कैब। 1907 में पहली मीटर वाली कैब चली थी, याद रखना है। आजकल तो हर एक, आप मुंबई चले जाओ या कहीं चले जाओ, तो हालांकि हम लोग सीधे बार्गेनिंग करते हैं कि वहाँ तक जाना है कितना लेंगे, मीटर पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि मीटर में भी हेरी फेरी, भारत है सब कुछ चलता है वाली बात है। बट पहली बार जब मीटर वाली कैब चली थी तो लंदन में 1907 में चली थी। तो ये भी थोड़ा सा एक अम्यूज़मेंट लाने वाली न्यूज़ है। बाकी कुछ शोध यहाँ पर हो रहे हैं, इन शोधों के बारे में इतना ज़्यादा हम बात क्या ही करें। बाकी अगर हम बात करें कुछ फिल्मी दुनिया की खबरों की, तो ये कुछ फिल्मी दुनिया की खबरें हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। तो ये था 22 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अच्छे रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए।